राजस्थान स्टडी जोन के इस बिल्कुल यूनिक और डिटेल्ड एजुकेशनल एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस कमाल के टॉपिक में जंप करते हैं। देखिए, जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े किले, रेगिस्तान, शानदार महल, है ना? लेकिन आज हम इन पत्थरों की दीवारों से बाहर निकलकर एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जो असल में इस प्रदेश की रूह है। यहाँ के खुले मंच और रंग बिरंगे लोक नाट्य। आज हम देखेंगे कि कैसे सदियों से इन स्थानीय कहानियों ने बिना किसी स्क्रीन या इंटरनेट के पीढ़ियों को एंटरटेन किया है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर हम इन ऐतिहासिक स्मारकों को हटा दें तो इस पूरे इलाके की असली सांस्कृतिक धड़कन क्या बचेगी? दरअसल किसी भी जगह की असली जान उसकी उन जीती जागती परंपराओं में बसती है जो चौराहों पर निभाई जाती हैं, मंच पर गाई जाती हैं। और आज का हमारा फोकस इसी धड़कन को, इस लाइव स्टोरी टेलिंग के जादू को डिकोड करने पर है। अब चूंकि ये टॉपिक काफी वास्ट है, इसमें करीब 17 अलग अलग नाट्य शैलियां हैं, तो चीजों को सिंपल और याद रखने लायक बनाने के लिए हम इसे 4 मेन थीम्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम ख्याल परंपरा देखेंगे, फिर स्वांग और तुर्रा कलंगी, उसके बाद धार्मिक नाटक और लास्ट में पब्लिक एंटरटेनमेंट वाले सार्वजनिक तमाशे। तो शुरुआत करते हैं इन ओरिजिनल नोट्स के साथ, जो किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं है। ये मूल स्रोत हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कौन सी लोक कलाएं किस तरह से पनपीं। चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, ख्याल परंपरा, जिसे आप राजस्थान का म्यूजिकल थिएटर भी कह सकते हैं। ख्याल शब्द से ही समझ आ रहा है ना, किसी विचार या कल्पना को एक्सप्रेस करना। इसमें डायलॉग्स बोले कम और गाए ज्यादा जाते हैं। इसके अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फ्लेवर्स हैं। जैसे शेखावटी की तरफ जाएं तो नानूराम जी ने इसे फेमस किया। मुंडावर में अली बख्श जी, जिन्हें अलवर का रसखान भी कहा जाता है, उन्होंने इसे एक अलग लेवल पर पहुंचाया। सवाई माधोपुर साइड के कन्हैया ख्याल हैं। और हाँ, दौसा का हेला ख्याल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आवाज दूर तक पहुंचाने के लिए बम और नौबत जैसे भारी भरकम वाद्य यंत्रों का यूज होता है। अब इन ख्यालों में भी एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। लेफ्ट में देखिए, लच्छीराम जी द्वारा शुरू किया गया कुचामिनी ख्याल। ये काफी हद तक ओपेरा जैसा होता है, और कमाल की बात यह है कि इसमें फीमेल रोल्स भी पुरुष ही निभाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जयपुरी ख्याल उस जमाने के हिसाब से बहुत प्रोग्रेसिव था। इसमें महिला पात्रों की भूमिका असल में महिलाएं ही निभाती हैं, और इसमें कान गुजरी जैसी बेहतरीन कहानियां परफॉर्म की जाती हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से की ओर, स्वांग और थुर्रा कलंगी। ये सेक्शन बेसिकली भेष बदलने और संस्कृतियों के आपस में घुलने मिलने के बारे में है। स्वांग, आपने बहरूपियों के बारे में तो सुना ही होगा। ये वही कला है, ढेरों अलग अलग कपड़े और मेकअप यूज करके किसी कैरेक्टर की एकदम हूबहू नकल उतारना। इसके सबसे लेजेंडरी आर्टिस्ट्स में से एक हैं जानकीलाल भांड, और इसी में एक बहुत ही फेमस लोकल वेरिएशन भी आता है, भीलवाड़ा के मांडल का नाहरों का स्वांग, जो लिटरली अपने आप में एक अलग ही वाइब रखता है। अब इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखिए। ये हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रखते, बल्कि एक ऐसी विधा की तरफ ले जाते हैं जो आस्था और 2 अलग अलग धर्मों के बहुत ही खूबसूरत मिलन की कहानी कहती है। इसे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत खास है। तुर्रा कलंगी, ये बेसिकली 2 हिस्सों में बटा है। तुर्रा, जिसकी शुरुआत हिंदू संत तुकनगीर ने की थी, और ये भगवान शिव का प्रतीक है। और कलंगी, जिसे एक मुस्लिम संत शाह अली ने शुरू किया, जो देवी पार्वती का प्रतीक है। मतलब आप सोचिए, हिंदू मुस्लिम एकता का इससे बेहतरीन और लाइव उदाहरण क्या हो सकता है? इसे मुख्य रूप से चंग बजाकर परफॉर्म किया जाता है। इसी बीच टोंक रीजन की एक बहुत ही लोकल लेकिन सुपर एनर्जेटिक फॉर्म का जिक्र भी आता है, चारबेंत। ये सीधे तौर पर नवाब फैजुल्ला खान के दौर से जुड़ी हुई कला है, जो उस वक्त के माहौल को बहुत अच्छे से कैप्चर करती है। चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं तीसरे भाग पर, धार्मिक और पौराणिक नाटक। यहां हम बात करेंगे गौरी की। ये सिर्फ एक नाटक नहीं है, बल्कि इसे लोक नाट्यों का मेरू यानी बैकबोन कहा जाता है। मेवाड़ की ये सबसे प्राचीन कला है, और इसका डिसिप्लिन सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये रक्षाबंधन के ठीक बाद शुरू होता है और लगातार 40 दिनों तक चलता है, बिना रुके। इसमें शिव भस्मासुर की कहानी दिखाई जाती है, और इंटरेस्टिंगली इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही परफॉर्म करते हैं। अब इसके कैरेक्टर्स के नाम थोड़े टंग ट्विस्टर हो सकते हैं, पर याद रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। जो भगवान शिव बनते हैं उन्हें राई बुढ़िया कहा जाता है,
जो बीच बीच में ऑडियंस को हंसाते हैं वो है खटकड़िया या झटपटिया, और जो पूरे नाटक को नरेट करता है उसे कुटकुड़िया कहते हैं। अब लीलाओं की बात हो तो रासलीला और रामलीला दोनों का अपना एक अलग मैजिक है। रासलीला श्री कृष्ण के जीवन पर फोकस करती है, जिसके मुख्य केंद्र कामा और फुलेरा हैं। लेकिन रामलीला में कुछ बहुत ही माइंड ब्लोइंग लोकल ट्विस्ट्स हैं। क्या आपने कभी साइलेंट रामलीला के बारे में सुना है? झुंझुनों के बिसाऊ में बिल्कुल यही होता है, एकदम मूक रामलीला। और 12 जिले के अटरू में तो सीता स्वयंवर के दौरान धनुष राम जी नहीं बल्कि सामने बैठी ऑडियंस तोड़ती है। मतलब पब्लिक खुद नाटक का हिस्सा बन जाती है ना कमाल? इसी के साथ एक और बेहद स्टाइलिश फॉर्म है भवाई। बाहूजी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। ये कला इतनी पावरफुल है कि मशहूर आर्टिस्ट शांता गांधी ने अपना आइकॉनिक प्ले जस्मा ओडन पूरी तरह से इसी भवाई स्टाइल पर बेस्ड रखा था। और अब हम आ गए हैं अपनी फाइनल और सबसे एनर्जेटिक सेक्शन पर, सार्वजनिक तमाशे, जिसमें नौटंकी से लेकर रम्मत तक सब शामिल हैं। ये आखिरी दस्तावेज हमें दिखाता है कि कैसे ये कलाएं सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि इन्होंने धीरे धीरे पब्लिक को राजनैतिक रूप से अवेयर करने का काम भी शुरू कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्रीन पर ये 9 नंबर क्यों हैं? दरअसल ये जुड़ा है नौटंकी से। मत्स्य रीजन में जब भूरीलाल जी ने इसे शुरू किया तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसमें एक साथ पूरे 9 अलग अलग वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता था। गिरी प्रसाद और नथागाम जैसे आर्टिस्ट्स ने इसके शोर और एनर्जी को गली गली तक पहुंचाया। फिर बात आती है तमाशे की। ये सीधा जयपुर राजघराने से लिंक होता है। सवाई प्रताप सिंह के टाइम पे इसे बहुत बढ़ावा मिला। वैसे ये ओरिजिनली महाराष्ट्र से आया था, लेकिन बंशीधर भट्ट जी ने इसे जयपुर के चौराहों का एक ग्रैंड स्पेक्टेकल बना दिया। पर इन सब में जिस विधा का सफर सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग रहा है वो है रम्मत। ये शुरू तो जैसलमेर और बाड़मेर में एक साधारण खेल की तरह हुई थी, लेकिन 1943 आते आते तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी नाम की एक रम्मत लिखी और उसे सीधा महात्मा गांधी को गिफ्ट कर दिया। मतलब एक लोकल परफॉर्मेंस सीधा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गई। बाद में बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मणों ने इसे लकड़ी के पाटों पर परफॉर्म करके एक बिल्कुल नई पहचान दी। और अगर रम्मत की बात हो रही है तो बीकानेर के चौकों को कैसे भूल सकते हैं? आचार्यों के चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत हो या फिर जवाहरलाल पुरोहित जी द्वारा फेमस की गई हेड़ाऊ मेरी रम्मत, ये आज भी वहाँ की संस्कृति की शान है। तो इन सारी 17 विधाओं को समझने के बाद एक बात तो एकदम क्लियर है, राजस्थान का इतिहास सिर्फ किताबों या किलों की दीवारों में नहीं लिखा है। ये एक खुला सांस लेता हुआ रंगमंच है। यहाँ का हर स्वांग, हर ख्याल, हर रम्मत असल में वहाँ के लोगों की असली आवाज़ है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। आज के इस तेज डिजिटल दौर में जहां हमारे पास 24 घंटे स्क्रीन्स हैं, क्या ये सदियों पुरानी कलाएं खुद को बदलकर सरवाइव कर पाएंगी? क्या हमारी आने वाली जनरेशन इस जादू को देख पाएगी? ये सोचने वाली बात है। खैर, राजस्थान स्टडी जोन पर इस अनोखे और डिटेल्ड एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए।